नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अचानक CBSE की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ चल रही बातचीत में शामिल हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोविड टीकों के वैश्विक आवंटन की अमेरिकी योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के नेताओं से बातचीत की। कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 92.79% हुई। भारत में अब तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड से रोकथाम के टीके लगाए गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B के आधार पर नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी विकसित की। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से OPD सेवाएं आरंभ। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कथित रूप से सैन्य संबंधों वाली चीन की दर्जनों तकनीक और रक्षा कंपनियों में अमेरिकी नागरिकों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध की तैयारी में और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स फाइनल में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच पहुंच गए हैं। श्वातेक महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें। इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 तथा 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इसकी गतिविधियां देश भर की 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के माध्यम से संचालित होती हैं। सोसाइटी के सदस्यों में नामचीन वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसकी बैठक सालाना होती है। प्रधानमंत्री, जो CSIR के अध्यक्ष भी हैं, CSIR सोसाइटी की बैठक अध्यक्षता करते हैं। पिछले साल जनवरी में देश में जब कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था, तब से CSIR के वैज्ञानिक समुदाय इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। CSIR ने चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित किया और इसके सभी प्रयोगशालाओं ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे वो दवाएं हो या टीके, परीक्षण हो या अनुक्रमण, PPE किट, अस्पताल के सहायक उपकरण हो या मास्क, सैनिटाइजर या कीटाणु शोधन प्रणालियां, CSIR कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमेशा त्वरित और नवीन समाधान लेकर आया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अचानक CBSE की कक्षा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में शामिल हुए। इस संवाद का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया था और इसमें विद्यार्थियों के माता-पिता भी शामिल थे। देश के विभिन्न हिस्सों के विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से बातचीत से जुड़े थे। इस दौरान गैर हिंदी क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने आत्मीयता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने उन छात्रों से बात करते समय उनकी भाषा के ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों की सकारात्मकता और व्यावहारिकता की सराहना करते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि विद्यार्थी सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही देश की ताकत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं और जीवन के हर पड़ाव में उपयोगी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान छात्रों ने इन पाठों को नए तरीके से सीखा और मौजूदा कठिन समय में देश की टीम भावना की ताकत देखी है।
अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी 12वीं में टॉप करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षा है लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसका जीवन आपके तरह आभारी रहे। श्री मोदी ने छात्रों से 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के लिए कुछ योगदान करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिवार के साथ योग करने के लिए भी कहा। उन्होंने छात्रों से टीकाकरण पंजीकरण में अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों की मदद करने का भी आग्रह किया। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वाडेतीवार ने बताया है कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी की दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पहले ही 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर चुका है। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने के राज्य शिक्षा विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन का मापदंड जल्द ही घोषित किया जाएगा। केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये फैसला पिछली अवधि से यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। श्री निशंक ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे उम्मीदवारों के लिए नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने अथवा पुराने प्रमाण पत्रों को पुनः वैध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में अभी तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 99 लाख स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीके की पहली डोज और 68 लाख से अधिक कर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 1 करोड़ 59 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीके की पहली डोज और 86 लाख कार्मिकों को दूसरी डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 60 वर्ष और उससे ऊपर आयु के 5 करोड़ 96 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पहली डोज और 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 से बचाव के एक उपाय के रूप में आबादी के कमजोर समूहों को टीके लगाए जाने के काम की उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। 139वें दिन कल देश भर में 26,24,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 24 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 2,20,000 को टीके की दूसरी डोज दी गई।
वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 14 लाख से अधिक लोगों को कल पहली खुराक और 27,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई। इस आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से जारी है, जिसके अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कोविड से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को कहा है। चैनलों से कहा गया है कि वे अपने टिकर या ऐसे ही अन्य माध्यमों के जरिए प्राइम टाइम के दौरान इन हेल्पलाइन नंबरों को दिखाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सामाजिक तथा अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ जनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। ये नंबर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन का नंबर है 0804110007 है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोविड टीकों के वैश्विक आवंटन की अमेरिका की योजना के बारे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के अन्य नेताओं से बात की। सुश्री कमला ने बताया कि अमेरिका 2.5 करोड़ कोविड वैक्सीन की पहली खेप भारत और अन्य देशों को उपलब्ध कराएगा। अमेरिका ने जून के अंत तक कम से कम 8 करोड़ टीके दुनिया भर के देशों के साथ साझा करने का निर्णय लिया है। सुश्री कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा उन देशों को टीके उपलब्ध कराना चाहता है जिन्होंने इसका अनुरोध किया है। विश्व के सभी नेताओं ने कोविड महामारी से निपटने में मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की। उत्तर प्रदेश में गैर कोविड रोगियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज से फिर शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश और आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय राज्य में कोविड रोगियों की घटती संख्या को देखते हुए लिया है। बाह्य रोगी सेवाओं यानी ओपीडी सेवा को शुरू करने का फैसला राज्य में लगातार कम होते कोरोना के मामलों के मद्देनजर किया गया है और इससे विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीजों को राहत मिलेगी। आरटीपीसीआर या ट्रूनेट जांच रिपोर्ट के बाद पहले से तय की गई सर्जरी के साथ ही नई सर्जरी भी अब संपन्न की जा सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक सभी जिला अस्पतालों पर चिकित्सकों, फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों और मानसिक चिकित्सा विशेषज्ञों की मौजूदगी के साथ ही पोस्ट कोविड देखभाल की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। अगर किसी अस्पताल में अभी भी कोरोना के मरीज होंगे तो उन्हें जिले के L2 श्रेणी के नोडल अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा और उसके बाद उस अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। आदेश के मुताबिक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बुखार की जांच के लिए फीवर क्लिनिक का होना अनिवार्य होगा और बुखार तथा फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों को बाकी मरीजों से दूर रखा जाएगा और कोविड संबंधी जांच भी की जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को इलाज की सभी सुविधाएं देने के साथ ही सीजेरियन ऑपरेशन, सामान्य प्रसव तथा अन्य जरूरी परामर्श भी दिए जा सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड महामारी के बीच राज्य के विभिन्न डाकघरों में लगभग 65 लाख बचत खाते खोले गए हैं। राज्य में 34 लाख खाताधारकों में 818 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बिहार मंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और धन के लेन देन के मामले में बिहार देश में पहले नंबर पर है। सबसे बड़ा काम जो हम लोग किए हैं कि घर घर जाकर के उनको पैसा पहुंचाना। किसी भी बैंक में आपका पैसा हो, आपके घर पर जाकर के आपका अंगूठा का निशान लेकर के आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो कहते हैं AEPS के द्वारा 34 लाख ट्रांजैक्शन हम लोग ने किए, जिससे कि उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़े, लाइन में लगना नहीं पड़े, भीड़ में नहीं जाना पड़े। खास करके हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को। श्री अनिल कुमार ने बताया कि डाकघरों में पार्सल सेवा के जरिए लोगों को जीवन रक्षक औषधियों और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई।
उन्होंने कहा कि सचल डाकघरों ने संकट काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको पार्सल पहुंचाना, उनको लाइफ सेविंग ड्रग जैसे कैंसर के हैं, बीपी के हैं, हार्ट के हैं, शुगर के हैं, दवाओं को पहुंचाया जो मार्केट से मिलना कठिन था। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर लगभग 97% हो गई है। प्रदेश में कल लगभग 54,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। राज्य में संक्रमण दर घटकर करीब 3% रह गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने कोरोना संकट के दौरान सेवा भावना के साथ काम करने वाले 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कोरोना संकट के दौरान कठिन परिस्थितियों में लगातार अपना दायित्व निभाने वाले राज्य पुलिस के 500 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर सम्मान से विभूषित किया है। कल हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि जिस समय कोरोना संक्रमण अपने चरम पर था, उस समय भी अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अद्भुत संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी सेवा भावना से पुलिस की लोक कल्याणकारी की भूमिका को भी सार्थक किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल 1,207 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 3,018 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी के चलते राज्य सरकार ने आज से बाजारों को ज्यादा समय के लिए खोले रखने की घोषणा की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब सभी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेयर कटिंग सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, मार्केटिंग यार्ड्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। यह छूट राज्य के 8 बड़े नगर निगम क्षेत्र सहित 36 शहरों और कस्बों में लागू रहेगी। हालांकि रात को 9 से सुबह 6 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू अगले एक सप्ताह के लिए जारी रहेगा। आज से लागू हो रही इस नई मार्गदर्शिका के अनुसार रेस्टोरेंट द्वारा खाने की टेक अवे सेवा रात को 10 बजे तक दी जा सकेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के अचानक CBSE की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ चल रही बातचीत में शामिल हुए। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोविड टीकों के वैश्विक आवंटन की अमरीकी योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के अन्य नेताओं से बातचीत की। कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 92.79% हुई। भारत में अब तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड से रोकथाम के टीके लगाए गए। भारतीय प्रबंध संस्थान ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए नैनो फाइबर आधारित टैबलेट एम्फोटेरिसिन टैबलेट विकसित की। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से OPD सेवाएं आरंभ। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वाडेतीवार ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु पहुंचा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कथित रूप से सैन्य संबंधों वाली चीन की दर्जनों तकनीकी और रक्षा कंपनियों में अमरीकी नागरिकों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध की तैयारी में। और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में, ईगा श्वातेक महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने कोविड के बाद होने वाले फंगल संक्रमण के उपचार के लिए नैनो फाइबर आधारित टैबलेट एम्फोटेरिसिन विकसित की है। इस टैबलेट को आमतौर पर AMB कहा जाता है। अभी AMB इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। IIT हैदराबाद ने अनुसंधानकर्ताओं ने अपने इस आविष्कार को बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे से मुक्त रखने का निश्चय किया है। इस तरह इस सस्ती और प्रभावी दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। IIT के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सप्तऋषि मजूमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने 2 वर्ष पहले अनुसंधान कर बताया था कि नैनो फाइब्रोस AMB काला आजार के उपचार में प्रभावी है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने को कहा है। ये पहल कोविड महामारी के कारण देश में मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस पहल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या देखते हुए प्रत्येक गांव में कोविड देखभाल केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि रोगियों का तत्काल उपचार किया जा सके। ऐसे 100 कोविड देखभाल केंद्र खोले जा रहे हैं। इनमें से 60 केंद्रों पर काम शुरू हो चुका है। In Solapur district, COVID care centers are being set up in. अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमरीका वासियों को कथित सैन्य संबंधों वाली चीन की तकनीकी और रक्षा कंपनियों में निवेश करने से प्रतिबंध करने की तैयारी में है। इस बारे में कार्यकारी आदेश 2 अगस्त से लागू हो जाएगा। प्रतिबंध से चीन की 59 कंपनियां प्रभावित होंगी, जिनमें प्रमुख संचार कंपनी हुवाई भी शामिल है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीनी कंपनियों में निवेश पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नए आदेश में अमरीकी निवेशकों पर चीन के जनरल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, चाइना मोबाइल लिमिटेड और कोस्टल ग्रुप समेत कई कंपनियों के शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु में पहुंच गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया, मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 दिन में मानसून केरला की रिमेनिंग पार्ट्स और तमिलनाडु की और कुछ हिस्सा, कर्नाटक की कुछ हिस्सा में मानसून आ सकता है। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में भी मानसून आगे बढ़ेगा। शीत मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अति विषम परिस्थितियों में मार्च से सितंबर तक की सीमित अवधि में खेतीबाड़ी करना एक चुनौती है। इन सब मुश्किलों के बावजूद लद्दाख में इस कृषि मौसम में 101 प्रकार की सब्जियां उगाने का रिकॉर्ड है। विपरीत और कठिन जलवायु परिस्थितियों के कारण लद्दाख में 6 महीने का केवल एक कृषि मौसम होता है। इस एक सीजन के दौरान लद्दाख ने 100 से अधिक प्रकार की सब्जियों की फसल उगाई और कृषि उत्पादन में अलग कमाई की। डीआरडीओ के अनुसंधान संस्थानों में से एक डिफेंस हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने इसका अनुसंधान क्षेत्र में 7 साल पहले एक सीजन में 101 विभिन्न प्रकार की सब्जियों की सफल खेती के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। इनमें से 30 प्रकार की सब्जियों का व्यवसायीकरण किया जा चुका है। स्थानीय सब्जी उत्पादन के लिए सेना प्रमुख बाजार है और खेती के मौसम के दौरान सेना की मांग अब स्थानीय रूप से किसान सहकारी समिति द्वारा पूरी की जा रही है। किसान सहकारी समिति हाल ही में इस व्यावसायिक फसलों की एक्सपोर्ट शुरू कर दी है। बिहार जैसे कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्र के लाइन विभाग के समन्वित प्रयासों से समय के साथ कुछ प्रकार की स्थानिक जड़ों और विभिन्न प्रकार के सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई है। सब्जियों के ये सभी विविधीकरण को और बढ़ावा देने के लिए बिहार अपने अनुसंधान क्षेत्रों से विभिन्न सब्जियों के पौधे रियायती दर पर किसानों को वितरित करता है। बिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दोर्जे अंगचुक ने लेह में वर्तमान कृषि परिदृश्य को साझा किया है। कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पर एक लॉन्ग डे कंडीशन प्रिवेल करता है, तो उस हिसाब से भारत में हमें बहुत ही कम प्रजातियां मिलती हैं, चाहे किसी भी क्रॉप का, चाहे प्याज ले लीजिए, चाहे टमाटर। तो हमें बहुत ध्यान से परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना पड़ता है कि कौन से डेवलप्ड प्रजातियां, वेराइटीज यहाँ के लिए सूटेबल है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश गठन के बाद कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशिष्ट अनुसंधान के लिए 2 और अनुसंधान संस्थान नामतः जीबी पंत हिमालयन अध्ययन के क्षेत्रीय केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। यांगचन डोलमा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के फ्रेंको स्कुगोत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और निकोलस मोनरो की जोड़ी को हराया। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में ईगा श्वातेक और सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में पहुंच गए हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और अब प्रियंका बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, अखबारों ने कोरोना के लिए दूसरा स्वदेशी टीका इस वर्ष मिल जाने की उम्मीद को सुर्खियों में दिया है। हरिभूमि ने लिखा है, वैक्सीन की बढ़ती जरूरत और टीकाकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया। हैदराबाद की कंपनी को 30 करोड़ खुराक तैयार करने का ऑर्डर दिए जाने के साथ ही अखबारों ने लिखा है, अगस्त से दिसंबर के बीच उत्पादन शुरू करेगी कंपनी। राष्ट्रीय सहारा ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अन्य 3 देशों के नेताओं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत की खबर के साथ लिखा है, भारत समेत 4 देशों को 60 लाख टीके सीधे देगा अमेरिका। दैनिक जागरण की खबर है, कोरोना से मां बाप को खोने वाले बच्चों की देखभाल के दिशा निर्देश तय, शिक्षा निःशुल्क और संरक्षक डीएम होंगे। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद निजी क्षेत्र की नौकरी करना गंभीर कदाचार। अखबार ने लिखा है, सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद शांत बैठने की अवधि पूरे किए बिना निजी क्षेत्र के संगठनों में नौकरी करना गंभीर कदाचार है। आयोग ने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी देने से पहले सभी सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से सतर्कता आयोग की मंजूरी लेनी होगी। राज्य के प्रदर्शन की रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी करने की खबर भी अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सभी राज्यों को 17 मानकों पर आंका गया, लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सबको श्रेष्ठ बनाना। चंडीगढ़ ने सबसे अधिक 100 में से 79 अंक हासिल किए। छोटे राज्यों में गोवा कर रहा है कमाल। हिन्दुस्तान ने लिखा है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली दूसरे स्थान पर, हरियाणा और उत्तराखंड तरक्की में तेज। वांछित अपराधी मेहुल चोकसी को वापस लाने की कवायद और विदेश मंत्रालय की तमाम कोशिशों पर भी सभी अखबारों की नजर है। अमर उजाला, जनसत्ता और नवभारत टाइम्स ने शीर्ष अदालत द्वारा 2 फैसलों में राजद्रोह और अदालत की अवमानना को स्पष्ट करने की खबर विस्तार से दी है। राजस्थान पत्रिका और दैनिक ट्रिब्यून ने मानसून के 2 दिन देरी से केरल में दस्तक देने को राहत का आगमन बताया है। हिन्दुस्तान लिखता है, 27 जून तक दिल्ली पहुंचेगा मानसून। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के अचानक CBSE की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ चल रही बातचीत में शामिल हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोविड टीकों के वैश्विक आवंटन की अमेरिकी योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के अन्य नेताओं से बातचीत की। कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 92.79% हुई। भारत में अब तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड से रोकथाम के टीके लगाए गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी के आधार पर एम्फोटेरेसिन टैबलेट विकसित की। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से OPD सेवाएं आरंभ। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल और दक्षिण भागों में तथा तमिलनाडु पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।